नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे म्यूचुअल फंड कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने म्यूचुअल फंड्स के सभी फंडामेंटल्स को इन डेप्थ जाना था और ये जाना था कि हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले कौन से फैक्टर्स देखने चाहिए। तो इस लेक्चर में हम एक और एडवांस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें। तो दोबारा से एक कार का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आप अपनी कार से दिल्ली टू लद्दाख जाना चाहते हैं, बट जर्नी स्टार्ट करने से पहले ही आपकी कार आपको इंडिकेशन देती है कि एक टायर में एयर प्रेशर बहुत कम है, बट आप उस इंडिकेशन को इग्नोर करते हो। तो ऐसे में आप सभी को क्या लगता है कि क्या आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे? तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे उस टायर का प्रेशर और कम होता जाएगा और लास्ट में ना तो वो टायर बचेगा और ना ही कोई डेस्टिनेशन। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने चारों टायर को बैलेंस रखते तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाते। तो यही सेम पर्सपेक्टिव हमारा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए भी होना चाहिए। मतलब म्यूचुअल फंड में भी आपको एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाकर चलना होगा। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से हमारा मतलब अलग अलग म्यूचुअल फंड की स्कीम में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उनके कलेक्शन से है। यानी जब आप म्यूचुअल फंड में ठीक ठाक पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप बहुत ही कम कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप ठीक ठाक पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको काफी सारी स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अब सवाल उठता है कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितनी स्कीम्स होनी चाहिए। तो ये इंडिविजुअल का अपना डिसीजन है, बट एक इफेक्टिव नंबर की बात करें तो जनरली 3 से 4 म्यूचुअल फंड स्कीम एक इंडिविजुअल के लिए इनफ है। मतलब आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बैलेंस्ड होना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझें तो किसी भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड वे में बनाने के लिए हमें अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को इस तरह चूज करना चाहिए कि मार्केट चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाए, लेकिन उसके बाद भी आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो आपके गोल्स को अचीव कर ले। अब देखो, हमने बैलेंस्ड वर्ड बोल तो दिया है, लेकिन ये हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट है, क्योंकि किसी के लिए बैलेंस्ड वो हो सकता है जहां उसे ज्यादा रिटर्न्स मिले, भले ही फिर उसे ज्यादा रिस्क लेना पड़े, जबकि किसी दूसरे के लिए बैलेंस्ड वो हो सकता है जहां पर उसे ज्यादा रिटर्न्स ना भी मिले लेकिन उसकी कैपिटल सेफ रहे। तो इसी चीज को एनालाइज करने के लिए 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको अपना पोर्टफोलियो बनाने से पहले देखने चाहिए और उसके बाद ही डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए बैलेंस पोर्टफोलियो क्या है। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है इन्वेस्टमेंट गोल, दूसरा है इन्वेस्टमेंट होराइजन और तीसरा है रिस्क एपेटाइट। सबसे पहले अगर इन्वेस्टमेंट गोल की बात करें तो हर इन्वेस्टमेंट के पीछे इन्वेस्टर का एक पर्पस होता है, जैसे कि अपनी वेल्थ को ग्रो करना जिससे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके, या फिर रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना, घर खरीदने के लिए इन्वेस्ट करना, या फिर कोई सिंपली सेविंग अकाउंट या एफडी में पैसे रखने की बजाय म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके थोड़े ज्यादा रिटर्न्स अर्न करना चाहता है। तो आपका गोल कुछ भी हो सकता है। मतलब हर किसी का गोल डिफरेंट होता है। तो चाहे आपका गोल कुछ भी हो, लेकिन आपको वो अपना गोल या पर्पस पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि एट द एंड आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है। इसके बाद सेकंड है इन्वेस्टमेंट होराइजन। इन्वेस्टमेंट होराइजन से हमारा मतलब है कि कितने लंबे टाइम के लिए आपको वो इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट होराइजन वो टाइम है जिस टाइम पीरियड के बाद आपको अपने गोल को अचीव करना है। मतलब आपको 10 साल के बाद अगर घर खरीदना है तो 10 साल का जो टाइम पीरियड है वो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म, जिसमें आप 1 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा है मिड टर्म, जिसमें आप 3 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरा है लॉन्ग टर्म, जिसमें आप 7 से ज्यादा साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। बट एक एडिशनल फैक्टर है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, और वो है इंडिविजुअल की एज। क्योंकि जितनी कम किसी की एज होगी उतने लंबे टाइम तक के लिए वो इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो ज्यादा होगा। जैसे अगर कोई अपने 20s में है और वो रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा है तो उसके पास अभी 30 से 40 साल का वक्त है। वहीं अगर कोई अपने 50s में है और वो रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा है तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा 10 साल का वक्त है। तो ऐसे में दोनों का पोर्टफोलियो सेम नहीं हो सकता है, चाहे दोनों के गोल सेम ही हो। इसलिए इन्वेस्टमेंट होराइजन किसी भी पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। और थर्ड फैक्टर है रिस्क एपेटाइट। किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में डालने से पहले आपको अपना रिस्क एपेटाइट जरूर देखना चाहिए। रिस्क एपेटाइट बेसिकली आपकी रिस्क टॉलरेंस है, मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हो। मान लीजिए आपका म्यूचुअल फंड का 1 लाख का पोर्टफोलियो है और मार्केट गिरने की वजह से आपको अपने पोर्टफोलियो में 40% मतलब 40,000 का लॉस नजर आता है।
तो क्या वो लॉस आप मेंटली एंड फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रिस्क एपेटाइट हाई है। अब ये जो 40% है ये हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला था, क्योंकि रिस्क एपेटाइट सब्जेक्टिव होता है। किसी को अगर 10% का लॉस हो जाए तो वो भी उसके लिए हाई रिस्क हो सकता है, और कोई 30 से 40% भी इजिली बियर कर सकता है। बट एट द एंड रिस्क एपेटाइट कहीं ना कहीं आपके गोल, एज, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन और एक चीज जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है वो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ज्यादा लाइबिलिटीज होंगी तो आप हमेशा कोशिश करोगे कि आपका जो पैसा है वो सेफ रहे, फिर चाहे उसके लिए आपको थोड़े कम रिटर्न से मिले। अब जब आप इन तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देख लेते हैं तो उसके बाद एक और चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है डाइवर्सिफिकेशन। मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने उन पैसों से एक पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें आपने 5 म्यूचुअल फंड की स्कीम को रखा है, जो कि बेसिकली 5 डिफरेंट एएमसी के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हैं। इंडेक्स फंड क्या होते हैं ये हम सभी सीख चुके हैं कि ये बेसिकली इंडाइसेस को कॉपी करते हैं। तो अब क्योंकि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से बना है, तो जैसे ही कभी निफ्टी डाउन ट्रेंड में मूव करेगा तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो भी डाउन ट्रेंड में मूव करने लग जाएगा। जबकि इसकी जगह पर अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रखा होता तो ऐसे में अगर निफ्टी 50 कभी डाउन ट्रेंड में जाता तो दूसरे टाइप के फंड्स आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस कर लेते। जैसे हमने आपको बताया है कि जब भी इक्विटी मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है, मतलब शेयर मार्केट गिरता है, उस टाइम पर गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं। तो ऐसे में अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करेंगे और अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड या किसी और इंस्ट्रूमेंट को भी रखेंगे तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो कभी भी इतने बड़े लॉस में नहीं जाएगा। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये इक्विटी, डेट और गोल्ड पर ही नहीं बल्कि इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट्स में भी होना चाहिए, जिससे ओवरलैपिंग ना हो। जैसे मान लेते हैं आपने 3 म्यूचुअल फंड स्कीम ली है, जिसमें एक इंडेक्स फंड है, दूसरा लार्ज कैप फंड है और तीसरा फ्लेक्सी कैप फंड है। अब जब आप पूरे ध्यान से इन तीनों फंड्स के एसेट एलोकेशन को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन तीनों ही फंड्स में मेनली स्टॉक्स ही देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में भले ही आपने 3 म्यूचुअल फंड बाय कर रखे हैं, लेकिन तब भी आपका पोर्टफोलियो अनडाइवर्सिफाइड ही है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैसा सिर्फ एक ही एसेट क्लास जो कि स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट हो रहा है, जिससे आपका जो रिस्क है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप मैनुअली एनालाइज करने जाओगे कि कौन से फंड्स में कौन कौन से स्टॉक्स ओवरलैप कर रहे हैं तो वो आपके लिए काफी हार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं जो फंड्स का कंपैरिजन करके इंस्ट्रूमेंट ओवरलैप परसेंटेज बता देते हैं। जैसे ये एक टूल है जिसमें आप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी सेलेक्ट करके उनका ओवरलैप परसेंटेज पता कर सकते हैं। तो आपको कौन से फैक्टर्स देखने चाहिए ये तो आपको समझ आ गया है। तो इन फैक्टर्स के बेसिस पर कौन कौन से टाइप के फंड्स आपके लिए फेवरेबल हैं, चलिए अब वो जानते हैं। तो हम सभी को पता है कि मार्केट में 5 टाइप के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, जिनके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर हम हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे। अब क्योंकि हर किसी की इनकम डिफरेंट है तो हम यहाँ पर 1 लाख का पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हैं, बट मेनली हमारा फोकस अमाउंट पर नहीं परसेंटेज पर होगा कि किस टाइप के फंड में हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए कुछ सिनेरियो लेते हैं, लेकिन उससे पहले 2nd लेक्चर से लेकर 6th लेक्चर तक हमने आपको जितने भी टाइप के फंड्स बताए थे वो सब फंड्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आपको समझ आएगा कि हमने इस पर्टिकुलर फंड को क्यों चूज किया है और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बट फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले जितने भी टाइप के म्यूचुअल फंड्स हमने अभी तक आपको बताए हैं उन सभी लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, उसके बाद इसके आगे का लेक्चर देखो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हमने इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को क्यों चूज किया है। तो सबसे पहले सिनेरियो में हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1 लाख का है। हमारा गोल है अपनी वेल्थ को ग्रो करना, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन लॉन्ग टर्म का है और रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है। तो इस सिनेरियो में क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट हॉराइजन बहुत लॉन्ग है और इसके साथ ही हमारा जो रिस्क एपेटाइट है वो भी बहुत हाई है, तो हमारे रिस्क के हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो रिवॉर्ड मतलब हमें जो रिटर्न्स मिले वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो इस सिनेरियो में इक्विटी फंड, ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और FOF यानी फंड ऑफ फंड्स हमारे लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अब इक्विटी फंड में हम स्मॉल कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड को चूज करेंगे, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमारा रिस्क एपेटाइट हाई है। ETF में हम कोई भी इक्विटी ETF में इन्वेस्ट कर देंगे।
एफओएफ में भी कोई भी इक्विटी रिलेटेड एफओएफ चलेगा, बट इसके साथ ही हम हमारे पोर्टफोलियो का 10% गोल्ड में भी इन्वेस्ट करेंगे, जिसके लिए आप चाहें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड एफओएफ को चूज कर सकते हैं। अब इस वाले केस में जो इन्वेस्टर है वो अपने हिसाब से किसी भी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गोल्ड है वो आपको जरूर चूज करना है ताकि एक्सट्रीम केस में भी आपका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा बहुत बैलेंस्ड रहे। इसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो लेकर चलते हैं। यहाँ पर भी हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख है, गोल वेल्थ को ग्रो करना है, इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का ही है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो रिस्क एपेटाइट है वो पहले वाले सिनेरियो के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। मतलब फर्स्ट सिनेरियो में हम वेरी हाई रिस्क ले रहे थे, तो यहाँ पर हम हाई रिस्क लेंगे। तो फर्स्ट सिनेरियो में हमारा जो म्यूचुअल फंड का आइडियल टाइप होगा वो होगा इक्विटी फंड, ईटीएफ, एफओएफ और गोल्ड, जिसमें 90% हम इक्विटी फंड, ईटीएफ या एफओएफ में इन्वेस्ट करेंगे और बचा हुआ 10% हम गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। और इस सिनेरियो में हमारी जो आइडियल नंबर ऑफ स्कीम्स होंगी वो 4 से 6 होंगी। तो सेकंड सिनेरियो में क्योंकि हमारा रिस्क बहुत ज्यादा हाई नहीं है, इसलिए हमारा जो आइडियल म्यूचुअल फंड का टाइप होगा वो होगा इक्विटी फंड, ईटीएफ, एफओएफ और इसके साथ ही डेट एंड गोल्ड भी, जिसमें 80% हम इक्विटी फंड, ईटीएफ और एफओएफ में इन्वेस्ट करेंगे, 10% डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे और 10% गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। और इसमें हमारी जो आइडियल नंबर ऑफ स्कीम्स होंगी वो 4 से 6 होंगी। यहाँ पर हमने हमारे पोर्टफोलियो में डेट म्यूचुअल फंड को इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमारा जो रिस्क एपेटाइट है वो भले ही हाई है लेकिन पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, तो ऐसे में डेट और गोल्ड हमारे रिस्क को कम करके हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस करेंगे। अब अगर फंड टाइप की बात करें तो इसमें इक्विटी फंड में आपको इंडेक्स फंड को रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपका जो रिस्क है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम है और क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंडेक्स हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करता है। अब इसके साथ ही आप इक्विटी में चाहें तो स्मॉल कैप फंड, फ्लैक्सी कैप फंड या थीमेटिक फंड को भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपका जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई हो, लेकिन आपको हर हाल में इंडेक्स फंड रखना ही है। ईटीएफ या एफओएफ में आप किसी भी इक्विटी रिलेटेड ईटीएफ या एफओएफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डेट म्यूचुअल फंड में क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कोई भी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रही बात गोल्ड फंड की, तो क्योंकि आपको यहाँ पर 10% इन्वेस्ट करना है तो आप किसी भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड एफओएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो में हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो 1 लाख रुपए ही है, लेकिन यहाँ पर हमारा गोल चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग है। इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का ही है और हमारा रिस्क एपेटाइट हाई है, तो इसमें जो आपका म्यूचुअल फंड का आइडियल टाइप होगा वो होगा इक्विटी फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड और इसके साथ ही डेट एंड गोल्ड फंड, जिसमें 70% आपको इक्विटी एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, 20% डेट में और बचा हुआ 10% गोल्ड में। और इसमें जो आपकी आइडियल नंबर ऑफ स्कीम्स होंगी वो 4 से 6 होंगी। अब क्योंकि यहाँ पर आपके गोल के साथ साथ आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती हैं, तो उसी के बेसिस पर वेल्थ ग्रो करने के कंपैरिजन में यहाँ पर आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो स्लाइटली सेफर साइड पर हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर 70-20-10 रूल का यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसे थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। अब फंड टाइप की बात करें तो इसमें इक्विटी के केस में आप एक इंडेक्स फंड और एक फ्लेक्सी कैप फंड को ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको तीनों कैप का एडवांटेज मिल जाएगा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में कोई भी इक्विटी से रिलेटेड सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड चलेगा। अब इसके बाद 20% आपने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो कोई भी डेट म्यूचुअल फंड को आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। और बचा हुआ 10% आपको गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप किसी भी गोल्ड फंड को कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर इसी सिनेरियो में आप मिड टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो सिंपली हम एसेट एलोकेशन की परसेंटेज को चेंज कर देंगे, जिससे इक्विटी में मिड टर्म की वॉलेटिलिटी का इफेक्ट हमारे पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा ना पड़े। तो यहाँ पर आप 50% इक्विटी और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में, बचा हुआ 30% डेट फंड में और 20% गोल्ड फंड में कर सकते हैं। या फिर अगर आपको और ज्यादा सेफ चलना है तो 40% इक्विटी और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में, 40% डेट म्यूचुअल फंड में और बचा हुआ 20% आप गोल्ड फंड में कर सकते हैं। अब ये सब हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1 लाख रुपए है। आपका गोल वेल्थ को ग्रो करना है, इन्वेस्टमेंट होराइजन मिड टर्म है और रिस्क एपेटाइट वेरी हाई है। तो यहाँ पर आपका जो म्यूचुअल फंड का आइडियल टाइप होगा वो होगा इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड, डेट एंड गोल्ड फंड, जिसमें आपको 60% इक्विटी एंड हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना है, 30% डेट फंड में और बचा हुआ 10% गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करना है। और यहाँ पर आपकी आइडियल नंबर ऑफ स्कीम्स 4 to 6 होंगी। अब इक्विटी फंड में क्योंकि आपका रिस्क एपेटाइट वेरी हाई है, इसलिए आप मिड कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं।
डेट म्यूचुअल फंड में आप अपने हिसाब से किसी भी डेट म्यूचुअल फंड को कंसीडर कर सकते हैं, बट वहां पर आपको 30% एलोकेशन करना है और बचा हुआ 10% आप किसी भी गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर इस सिचुएशन में आपको अपना रिस्क थोड़ा सा कम करना है तो आप यहाँ पर हाइब्रिड और इंडेक्स फंड को भी कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक हमने जितनी भी सिचुएशन ली हैं उन सभी में इन्वेस्टमेंट हॉराइजन या तो लॉन्ग टर्म था या मिड टर्म था, और रिस्क एपेटाइट हमने या तो वेरी हाई लिया था या फिर हाई सिचुएशन के हिसाब से कंसीडर किया था। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है और आपका रिस्क भी लो है तो ऐसी सिचुएशन में म्यूचुअल फंड में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो है डेट एंड गोल्ड, क्योंकि इक्विटी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होने की वजह से शॉर्ट टर्म में हम यहाँ पर लो रिस्क बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो में अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपए है, आपका गोल वेल्थ को ग्रो करना है, आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन लॉन्ग टर्म का है और आपका रिस्क एपेटाइट लो है, तो इसमें म्यूचुअल फंड का जो आइडियल टाइप है वो इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड, डेट और गोल्ड फंड होगा। और आइडियल नंबर ऑफ स्कीम्स 4 से 6 होंगी, जिसमें इक्विटी फंड में आप इंडेक्स फंड को कंसीडर कर सकते हैं, हाइब्रिड फंड में कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स जहां ऑटोमेटिकली 75 से 90% डेट में इन्वेस्ट होता है उसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद इंडिविजुअल डेट फंड्स में आप अपनी रिसर्च के हिसाब से किसी भी डेट फंड को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको अपना एलोकेशन 60% का करना है और इसके साथ ही आपको एक गोल्ड फंड भी लेना है जिसमें आपका जो एलोकेशन होगा वो 10% का होगा। आप इनमें से किसी भी फंड को अपने पोर्टफोलियो के लिए चूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपका एसेट एलोकेशन है वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए। तो अभी तक हमने आपको बहुत सारे सिनेरियो दे दिए हैं और हम आपको सभी टाइप के म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझा चुके हैं। तो अब हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक असाइनमेंट दे रहे हैं, जिस सिनेरियो में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1 लाख होगा, आपका जो गोल है वो वेल्थ को ग्रो करना है, आपका जो इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है वो मिड टर्म है और आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो लो है। तो इस सिचुएशन में कौन से आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं और किस किस परसेंट में आप उन ऑप्शंस को एलोकेट करेंगे वो आप सभी को बताना है। सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। तो इन सभी एग्जांपल्स को समझने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से बैलेंस पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाएंगे। अब अभी तक हमने ये तो डिसाइड कर लिया है कि कौन सी टाइप की म्यूचुअल फंड स्कीम्स हमें हमारे पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए, बट अगर एग्जाम्पल के लिए हम एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो मार्केट में हमें 100 से भी ज्यादा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं। तो कैसे हम स्क्रीनर का यूज करके उन सभी फंड्स में से बेस्ट फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।